हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं ऋषभ से, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आज के इस एपिसोड में हम उससे बात करेंगे उसके आईआईटी जेईई जर्नी के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको आए, कैसे कैसे उसने उस प्रॉब्लम को डील किया। अगर आप एक आईआईटी जेईई एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या फिर अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट भी हैं या फिर आप किसी और कोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने कुछ कुछ ऑफ टॉपिक की भी बात की है और इसमें आप बहुत कुछ चीज़ें उससे सीख सकते हैं। तो एक पेन और पेपर लेके बैठिए और जो जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो जो पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, उन्हें लिखते चलिए। सो प्लीज़ वेलकम ऋषभ ऑन माय फर्स्ट पॉडकास्ट। हेलो ऋषभ, वेलकम ऑन माय पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? आई एम गुड। ऋषभ, मेरे व्यूअर्स आपको सही से जानते नहीं हैं, सो अगर आप 2-3 मिनट में खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एन इंट्रो ऑफ यू इन 2-3 मिनट्स। I'm going to introduce myself. I am Rishabh and I am first year undergrad student at Netaji Subhash University of Technology and I am in computer science branch. This was a short intro. और मतलब आपने स्कूलिंग कहाँ से करी? आपके 12th में I have done my schooling from Vidya Memorial Senior Secondary School. It is in Uttar Nagar, Delhi. And I have got a nice percentage in class 10th and 12th also, and above 90% in both the classes, so I am happy with that. Okay, so आपकी जेईई में रैंक क्या थी? In JEE mains I have got rank of 4,633 approx, and in JEE advanced my rank was around 7,500. So आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर आपने ड्रॉप किया था? फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा जनवरी अटेम्प्ट था, उसमें मेरी ज़्यादा अच्छी आई नहीं थी, फिर मैंने सितंबर अटेम्प्ट में अच्छा किया था। तो ऋषभ, आई मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग योर जर्नी, कि आपकी अब तक की जर्नी क्या है, आपकी स्कूलिंग से लेके आपने कब डिसाइड किया कि आपको आईआईटी की तैयारी करनी है, आप जेईई के लिए अपने आप को कैपेबल मानते हो, और इसमें आपको क्या क्या अड़चनें आई, क्या क्या दिक्कतें आई, मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, ये मेरी जर्नी तो वैसे 11th में मुझे पता चला था आईआईटी के बारे में कि आईआईटी कॉलेज आगे में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, सब स्टूडेंट्स यहाँ पे जाना चाहते हैं, ऐसे सब स्टूडेंट्स की। देन क्लास 12th में मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी आईआईटी की। जब मैं क्लास 12th में था बोर्ड्स की, मैंने डिसाइड किया था कि मैं ड्रॉप नहीं दूंगा इसमें, आई विल नॉट गो थ्रू ड्रॉप, एंड इन 1 ईयर आई क्लियर माई बोर्ड्स एज वेल एज आईआईटी। सो मैंने उसी साल में अपनी आईआईटी और बोर्ड्स दोनों क्लियर किए थे। आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था उसी साल में, कोई ड्रॉप नहीं दिया था। मैंने अपनी कोचिंग की थी तक्षशिला इंस्टीट्यूट से, जयपुर में है, वहीं से ही मैंने बोर्ड्स का भी साथ साथ में प्रैक्टिस की थी। सो ऋषभ, वैसे एक कॉमन क्वेश्चन जो आई थिंक हर एस्पिरेंट के दिमाग में होता है कि कितने घंटे आप पढ़ते थे, कि जेईई और बोर्ड को दोनों को साथ में बैलेंस करना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क ऑब्वियसली। तो आप कितने घंटे? टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता था, जैसे आईआईटी के प्रैक्टिस करनी है और उसके साथ साथ बोर्ड की, तो टाइम मैनेजमेंट तो चाहिए। अब हमें स्कूल भी रोज़ जाना है क्योंकि 75% 80% मैंडेटरी है स्कूल के लिए। फिर हम वापस उसके बाद ही मेरी फिर कोचिंग भी होती थी, अराउंड 3 आवर्स की कोचिंग होती थी। फिर वो मैं 6 से 7 बजे वापस आता था। फिर सेल्फ स्टडी करो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराओ, जो भी सर ने दिए हैं, कौन सा टॉपिक कराया उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। सर ने जो असाइनमेंट दिए, डीपीपीस दिए, वो सॉल्व करनी है। फिर वो एचसी वर्मा के क्वेश्चंस करो, मैथ्स की बुक्स के क्वेश्चंस करो, वो सब हो जाता है सर, वो करना पड़ता है। फिर अगर 1 साल में क्लियर करना है तो इतना तो फिर मैनेज करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीच में कोई चीज़ स्किप नहीं कर सकते हम, कि कोई डे हमने स्किप कर दिया, कोई टॉपिक्स के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ता है कि इस टॉपिक को हमें इतने टाइम में क्लियर करना है, इस टॉपिक के लिए इतना देना है, तो ये सब करना पड़ता है। इनकेस आपका बैकलॉग पड़ जाए कभी, या फिर किसी स्टूडेंट का अगर बैकलॉग हो तो उसको आप क्या टिप दोगे? फिर से ट्राई करें, ड्रॉप लेना अच्छा ऑप्शन है। मतलब अगर आपको सही में जाना चाहते हैं आईआईटी में, अगर आपको करना है कि हाँ मुझे बस आईआईटी चाहिए, आई वांट टू गो टू आईआईटी, आई वांट टू स्टडी देयर, तो आपको करना चाहिए बैकलॉग के लिए, ड्रॉप कोर्सेज करना चाहिए, ड्रॉप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए ड्रॉप्स के लिए। ये तो अगर आपको आईआईटी में जाना है तो अच्छा है, ड्रॉप का ऑप्शन अच्छा है। लेकिन मैं कंसिडर करूँगा कि मैं ऐसा एडवाइस दूंगा कि 1 टाइम ड्रॉप ज़्यादा सही होता है, और उसके आगे लो तो फिर इतना मेरे को अच्छा नहीं लगता। कि 1 टाइम ड्रॉप सही है। अगर पहले अटेम्प्ट में ना कर पाए तो एक बार और ड्रॉप दे दो, उसके बाद नहीं कर पाए तो फिर अपने लिए दूसरा ऑप्शन ढूंढ लो। सब आईआईटी ही सब कुछ नहीं होता है, आईआईटी के अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं।
ऋषभ, आपको क्या लगता है कि एक जो बच्चा टॉप कर रहा है वो भी एक ही क्लास में है, और एक जो बच्चा सही से नहीं कर पा रहा है, एक एवरेज है, वो भी इसी क्लास में है, तो टॉपर और एक एवरेज या एक बिलो एवरेज स्टूडेंट की आइडियोलॉजीज में और उसके माइंडसेट में क्या अंतर होता है? टॉपर स्टूडेंट को सब यही समझते हैं कि ये तो हमेशा कुछ अच्छा करेगा ही करेगा। जैसे मैं अपने घर में था, मेरा भाई थोड़ा सा मतलब खेल कूद में ज़्यादा था, वो भी बहुत अच्छा पढ़ता है। मैं बिल्कुल ही पढ़ाई में था, तो सब समझते थे कि टॉपर है ये तो बहुत अच्छा करेगा। वही अगर थोड़ा मीडियोकर स्टूडेंट होता है, उससे थोड़ी एक्सपेक्टेशंस मतलब सब करते हैं कि थोड़ी सी कम हो जाती है, टॉपर से थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वरना ऐसी कैपेबिलिटीज़ तो सब में ही होती है कि वो कर सकता है, हर कोई कर सकता है कि जेई मेंस में अच्छे नंबर ला सकता है, एडवांस में अच्छे आ सकता है, हर एक में होती है। ऋषभ, मेरा क्वेश्चन आइडियोलॉजी से था, माइंडसेट से था कि एक टॉपर के माइंडसेट में ऐसा क्या अलग हो सकता है जो एक एवरेज स्टूडेंट के माइंडसेट में? हाँ, टॉपर जो है अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करता है, बस यही चीज़ होती है। टॉपर जो है वो पहले से ही अपना जर्नी प्लान बना के रखता है कि मेरे को इतने टाइम में इतना ये चीज़ करनी है, सब कुछ इतने से अच्छे से करना है। लेकिन जो मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बना लेते हैं इन द सेंस, लेकिन सही से मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। टॉपर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, टॉपर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो पहले से अपना जर्नी मैप बना के रखते हैं, 2 साल 3 साल जितनी भी वो मेहनत करते हैं पहले से बना के रखते हैं वो सब कुछ। ऋषभ, एक कॉमन क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से एट द बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन, जब प्रिपरेशन की आप 11th की स्टार्ट हो, एक कॉमन क्वेश्चन जो सबके दिमाग में होता है कि इस कोचिंग नेसेसरी? कोचिंग में मैं जानना चाहता हूँ क्या कोचिंग नेसेसरी है या नहीं है, और अगर है तो उसको आपने कितना सपोर्ट किया, कोचिंग ने आपको कितना सपोर्ट किया? कोचिंग नेसेसरी तो है, वैसे कोचिंग हमें पढ़ाती नहीं है, पढ़ाने से ज़्यादा कोचिंग हमारा टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा करती है। हमें ऐसा टाइम टेबल बना देती है, रोज का शेड्यूल बन जाता है हमारा। हम स्कूल में भी पढ़ेंगे, हम कोचिंग में भी जाके पढ़ेंगे। इतना अगर हमें डीपीपीज करनी है तो हमें करनी है, क्योंकि वो अगले दिन हमें सर को दिखानी है। इतने हमें असाइनमेंट करने। कोचिंग हमारा जो वे है वो सेट कर देता है शेड्यूल, लेकिन जो पढ़ाई होती है वो तो हमें खुद ही करनी होती है। कोचिंग हमें कितना भी फोर्स करे, इतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा, पढ़ाई हमें खुद करनी पड़ती है। वो शेड्यूल कर देता है हमारा वे एक तरह से कि इतने टाइम में हमने बांट दिया, हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा। तो कोचिंग हाँ, कोचिंग इस वे में अच्छी है बस। मतलब इन शॉर्ट आपका डिसिप्लिन पूरा कोचिंग क्रिएट यस, डिसिप्लिन कोचिंग क्रिएट कर देता है बस। आज के डेट में आप भी देख रहे हो कि ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत, जैसे कोविड है फिलहाल तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत पीक पर है, बट जैसे यूट्यूब है, फिजिक्स वाला है, अनअकैडमी है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो IIT JEE या बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी बहुत कम दाम में फ्री में करवा रहे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन आपका क्या टेक है? दोनों में से बेटर कौन है, या कौन सी बेटर नहीं है, या जो बेटर नहीं है उसको किस हिसाब से बेटर बनाया जा सकता है? ऑफलाइन क्लासेस का तो अपना ही फील होता है कि वहाँ पर बैठे हैं हम, लाइव सर से अपना इंटरेक्शन कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, हमें कोई डाउट आ गया हमने कुछ पूछ लिया। ऑनलाइन क्लासेस मैंने भी बहुत सारी फॉलो की हैं यूट्यूब पे। फिजिक्स वाला अलग पांडे सर है, अनअकैडमी JEE मोहित त्यागी सर, बहुत सारे टीचर्स हैं जो हमें IIT की प्रिपरेशन कराते हैं। मैंने भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया था उन्हें, लेकिन उनसे बस यही है कि अगर हम कहीं अटक जाते हैं तो फिर वो प्रीवियसली शेड्यूल्ड वीडियोस होती है, पहले से रिकॉर्डेड होती है, हम या तो हम उनसे चैट में कुछ पूछे तो ऐसा हो जाता है। अगर हम लाइव कोर्सेज ऐसे फॉलो करते हैं तो उसमें ज़्यादा सही रहता है। जैसे इन कोर्सेज को लाइव बना देना चाहिए, जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ले जाएं तो ये कोर्सेज लाइव बन रहे हैं, हम डायरेक्ट उसी टाइम सर से कुछ पूछ लें। जैसे अभी हमारे कॉलेजेस में क्लास चल रही है, हम डायरेक्ट सर से कुछ पूछ सकते हैं मीट के दौरान, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। प्रीवियसली रिकॉर्डेड वीडियोस में इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता, और जो लाइव क्लासेस होती हैं जैसे हम कोचिंग में बैठ के पढ़ रहे हैं उसमें तो बात ही अलग होती है, हम डायरेक्ट इंटरेक्शन कर ही सकते हैं। आप भी इस एजुकेशन सिस्टम में हो, मैं भी इस एजुकेशन सिस्टम में, शायद इस पॉडकास्ट को जो देख रहे हैं वो भी इसी एजुकेशन सिस्टम में है, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट ने एक पॉइंट पे चीज़ सोची होती है कि यार एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं काम कर रहा, रोड लर्निंग पे बहुत फोकस है। क्या इस एजुकेशन सिस्टम की आप मेरे को 2 अच्छी बात बता दो, 2 खराब बात बता दो, और जो 2 खराब बात हैं उनके रिफॉर्म क्या हो सकते हैं, उनको मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ अपने लेवल पे या किसी और के लेवल पे? अच्छी बातें तो एजुकेशन सिस्टम की यही है कि बहुत अच्छा सेटअप बना के रखा हुआ है। जैसे 12th के बोर्ड्स, 10th के बोर्ड्स को सेटअप मतलब कैसे? 10th के बोर्ड्स को 12th के बोर्ड्स को एक एज आ रेफरेंस बना रखा है कि स्टूडेंट्स 10th क्लियर करेगा फिर 12th क्लियर करेगा, इनको इंपॉर्टेंस दे रखी है। तो ये एक अच्छी बात है कि इंपॉर्टेंस दे रखी है। इधर ऐसे कह सकते हैं कि बीच में चेक पॉइंट्स बना रखे हैं, जैसे 10th का हमने चेक पॉइंट पे आ रहा है, फिर 12th के पे आ रहा है, फिर IIT JEE पे आ रहा है। ऐसे अच्छा है कि एजुकेशनल सिस्टम, लेकिन इसकी
डिफॉर्म्स बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे स्टूडेंट ट्राई करता है कि बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आए, बोर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो आईआईटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, बोर्ड पे ध्यान नहीं दे पाता है। जैसे आईआईटी का बहुत ज़्यादा बना हुआ है कि आईआईटी में जाना है तो जाना ही है, और भी कॉलेजेस हैं वैसे, लेकिन आईआईटी का एक टैग बहुत इम्पोर्टेंट आजकल हो गया है हर एक के लिए, तो वो एक चाहिए होता तो है। इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? इसको अगर मैं पर्सनल लेवल में बात करूँ या पेरेंट्स के माइंडसेट पे बात करूँ, क्योंकि पेरेंट्स का एक पेरेंटल प्रेशर होता ही है बच्चे पे कि बेटा आईआईटी निकालना है या बेटा तुमको नीट निकालना है। पेरेंटल लेवल पे मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ और स्टूडेंट लेवल पे मैं इसको कैसे ठीक कर सकता इस एजुकेशन लेवल को फैलाना होगा। जैसे हमें सबको रियलाइज करवाना होगा कि आईआईटी इज नॉट एवरीथिंग, हमें आईआईटी की तरफ नहीं मानना है। और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, ISI, IISc बैंगलोर, IITM, और भी IIIT दिल्ली, NIT, NSUT, DTU, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। सिर्फ आईआईटी के पीछे भागना और फिर सोचना कि अब फेल हो रहा है, हम आईआईटी में नहीं जा पाए, तो ये तो थोड़ा ठीक नहीं है। हमें सबको एजुकेट करना पड़ेगा इसके बारे में, डिफरेंट वीडियोस बनानी होगी, सब कुछ। सोशल मीडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और स्टूडेंट लेवल में अगर मैं बात करूँ, स्टूडेंट लेवल में क्या कर सकता हूँ? स्टूडेंट की तो देखो प्रिपरेशन अच्छी हो ही जाती है। अगर वो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो पहली बात तो उसका गोल बन जाता है कि मुझे आईआईटी में जाना है, तभी वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। उसको पहले गोल बनाना पड़ता है उसके लिए, तो वो प्रिपेयर कर रहा है, वो हार्ड टू हार्ड प्रिपेयर करता है आईआईटी के लिए, तो वो किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकता है। आईआईटी का एग्जाम टफ होता है तो उसके लिए फिर वो बाकी एग्जाम्स को भी क्लियर करने की कोशिश करे, दूसरे कॉलेजेस में भी जाए तो वो कर सकता है इजीली। आईआईटी हार्डेस्ट एग्जाम है, तो बाकी कॉलेजेस में भी उसका इजीली हो सकता है। तो उसको यही सोचना चाहिए, आईआईटी नहीं हुआ तो और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, लेकिन टॉप प्रेफरेंस आईआईटी को रख दे तो ठीक है। बाकी कॉलेजेस, उसको सैड नहीं होना चाहिए कि मैं आईआईटी में नहीं हो पाया, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बाकी कॉलेजेस में जाऊँ नहीं पाऊँगा, मेरे को अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, मैं अच्छी जगह पर रख नहीं पाऊँगा, जॉब नहीं मिल पाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस है। आपने आई गेस एनडीए क्लियर भी किया? हाँ, मैंने एनडीए के लिए भी प्रिपेयर किया था, फर्स्ट राउंड क्लियर किया था मैंने उसका। तो आप एसएसबी के लिए नहीं कर? नहीं, मैंने वो एनडीए का एग्ज़ाम जो है थोड़ा आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, जब मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा पेपर का, ऐसे क्लियर किया था। वैसे मेरी जनरल नॉलेज सही थी, अच्छी थी जनरल नॉलेज, और मैंने जो अपना पेपर क्लियर किया था ज़्यादातर इंग्लिश और मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर क्लियर किया। मेरी मैथ्स अच्छी थी क्योंकि मैं आईआईटी में प्रिपेयर कर रहा था, इंग्लिश तो अच्छी थी क्योंकि मैं बोर्ड्स भी दे रहा था साथ में, तो उसके बेसिस पे शायद मेरा एनडीए बहुत अच्छा चला गया, बहुत अच्छा क्लियर हो गया। लेकिन मैं आगे गया नहीं क्योंकि आईआईटी के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, और इंजीनियरिंग लाइन में जाना फर्स्ट प्रायोरिटी थी। आपकी अब तक के स्ट्रगल्स क्या है? अगर आपको 3 ऐसी चीज़ें मेंशन करनी है जो आपको लगा कि यार ये बहुत हार्डकोर था मेरे लिए पास करना, कि ये एक बैरियर था इसको मैंने पास किया, तो बैरियर्स आपके लिए क्या थे? ऐसे 3 बैरियर काउंट कर 3 बैरियर्स ऐसे, जैसे पहले मैं 8th में था, फिर मैं 9th में आया। 9th में आया तो फिर सब कुछ चेंज हो गया, एकदम से चेंज हुआ। मेरी 9th में परसेंटेज थोड़ी सी डिक्रीज हुई, अच्छी नहीं थी, मतलब अच्छी परसेंटेज नहीं थी। फिर 10th में मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज आई, तो फर्स्ट बैरियर तो मेरा, मैंने वहीं पे ही चेक पॉइंट अच्छा किया मैंने उसे। देन मैंने 12th क्लियर की, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि 12th मैंने साइंस के साथ क्लियर की थी, सारे प्रैक्टिकल्स अच्छे से दिए और जेई के साथ दिया, तो अच्छे नंबर भी आए, अराउंड 92% आई, तो बहुत अच्छा था। देन जेई मेंस क्लियर किया मैंने, जेई मेंस अच्छे परसेंटेज से क्लियर किया, अच्छी रैंक आई मेरी, अच्छी परसेंटेज आई उसमें। थर्ड बैरियर था, तो डिफ़िकल्टीज तो बहुत सारी आती है, रोज़ टाइम मैनेज करना, स्कूल जाना, फिर आईआईटी की प्रिपरेशन करना, घर आना, बुक्स उसके लिए डिफरेंट यूज़ करना, सारे डीपीपीस असाइनमेंट सॉल्व करना, सब कुछ होता ही है। देन फिर मैंने आईआईटी किया, फिर एडवांस में मेरी थोड़ी कम परसेंटेज आई, तो उतना लगा मुझे कि थोड़ा सा कम आया, पूरी 100% नहीं दे पाया मैं, लेकिन अब अच्छे कॉलेज में हूँ, उसकी मेरे को खुशी है, इस अच्छे कॉलेज में। ये जो आपका पॉइंट था कि मैं 100% नहीं दे रहा, आई थिंक ये पॉइंट कहीं ना कहीं सबको फील हो रहा होता है। हाँ। कि आप कहीं ना कहीं अचीव कर लो, आपको फिर भी लगा कि शायद मैं इससे बेटर कर सकता था, है ना? मेरे टीचर हमेशा कहते थे मुझे कि अगर आपने अपना 100% नहीं दिया और उसके बाद अपना क्लियर नहीं हुआ, तो फिर आपको इतना सैड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है आपने 100% नहीं दिया, तो आप उतना दुखी ना हो उसके बारे में। क्योंकि अगर आपने 100% दे दिया अपना और उसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ, तब सोचो कि तुम्हें कितना दुख होगा, उसके बारे में सोचो बस। तब ज़्यादा दुख होने की बात है कि अगर 100% भी दे दिया फिर भी क्लियर नहीं हुआ, तो फिर ज़्यादा दुखी होता है इंसान। तुमने 100% नहीं दिया तो मेरे पास एक रीज़न आ जाता है कि हाँ, मैंने पूरा अपना 100% दिया नहीं, इस वजह से नहीं हो पाया,
कोई बात नहीं, उतना सैड नहीं हूँ मैं। इस पूरी जर्नी में 2 साल की है, किसी लोगों के 3 साल की, डिमोटिवेशंस बहुत होती हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, पेरेंटल प्रेशर है और सब पीयर्स लोग आगे निकलते जा रहे हैं, तो इस डिमोटिवेशन को कैसे डील करना होता है? फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। जैसे हमारे क्रम आए हैं तो फैमिली रोज, मेरी फैमिली ने तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। तो रोज मेरे को कहा था कि तू IIT में होगा, इतने अच्छे लेवल पे होगा, सोच तू IIT में होगा, इतने अच्छे लेवल पे होगा, इतनी अच्छी जॉब मिलेगी तेरी, इतने लैक्स का पैकेज होगा तेरा, बहुत अच्छे लेवल पे होगा, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में होगा, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे। बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहते टाइम बाय टाइम। कई मेरे नंबर कम आ गए किसी टेस्ट में, इंस्टीट्यूट के टेस्ट में, जैसे होते हैं ना जिसमें रैंक्स डालते हैं ताकि हम बाकी जाके भी एक्सपीरियंस कर सकें, रैंक्स हो जाती है क्लास में। तो उसमें भी अगर मेरे कम भी आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मेरे फादर मदर बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया उन्होंने मेरे को हमेशा लाइफ में। कहीं पे भी कम आए, मेरी 9th में कम आए, वहाँ पर मेरे को मोटिवेट किया तो मेरे को 10th में अच्छी परसेंटेज आई। मेरे 11th में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई, मोटिवेट किया, 12th में अच्छी परसेंटेज आई, मेरे को कहीं पे भी टेस्ट में नंबर कम आ गए तो डाटा नहीं, हमेशा मोटिवेट किया। तो ये फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जिस फैमिली का सपोर्ट नहीं होता ना, वहाँ पर स्टूडेंट नहीं कर पाते। जैसे कोई फैमिली में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, पीछे से वही उनके पेरेंट्स भी टीवी चला के बैठे हैं, कहीं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये फैमिली को भी समझना चाहिए कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो इसे पढ़ने दे, क्योंकि उसका फ्यूचर आगे जाके ब्राइट हो सकता है और ये सब कुछ उसके फ्यूचर पे सब कुछ डिपेंड करता है। और टीचर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि अगर अच्छे नंबर नहीं है तो टीचर्स बोलते हैं कि और मेहनत करो और ये टेस्ट में अच्छे नंबर लाना। तो टीचर्स का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आपके अकॉर्डिंग एक गुड टीचर या एक बैड टीचर की क्या डेफिनेशन है? व्हाट कैन बी अ गुड टीचर एंड व्हाट कैन बी अ बैड टीचर? मेरे अकॉर्डिंग तो जो टीचर मेरे को अच्छे से कंसेप्ट समझ जाते वही मेरे से गुड टीचर है। जो टीचर अच्छे से मेरे को एक कंसेप्ट नहीं समझा पाता तो फिर मैं ऑफ करता हूँ, मैं दूसरे टीचर से पढ़ूँ। जैसे ऐसा कई बार होता है कि बहुत एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, मतलब बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, फिर भी वो अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे। तो इज एक्सपीरियंस अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग अ टीचर इज अ गुड और बैड? नहीं, ये तो नहीं है कि ये डिसीजन है, सब्जेक्टिव ओपिनियन है। मेरे लिए ये डिसीजन अलग है, दूसरे के लिए अलग है। मेरा कोई फ्रेंड है, उसको वो टीचर की बातें बहुत अच्छे से समझ में आती है, मेरे को नहीं आती है, तो मैं वो टीचर की क्लासेस में शायद कम जाऊंगा, मैं यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करूंगा, या फिर मैं मैनेजमेंट को बोलूँगा कि मेरे को दूसरा टीचर एक दे दो, मेरे को इन टीचर्स की बात समझ में नहीं आ रही है। या फिर मैं टीचर के पास डायरेक्टली जाऊँगा, बोलूँगा सर मेरे को आपने ये जो समझाया है ये समझ में नहीं आ रहा है, आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से नहीं बोलते या आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलते, मेरे समझ में नहीं आती, कुछ इस वे में समझा दो, कुछ मेरे को ये विजुअलाइज करने में दिक्कत हो रही है, मेरे को ऐसे समझा दो। तो ये तो टीचर को या तो डायरेक्टली जाके बोलो या फिर हमें चेंज करना पड़ता है। आप जो ऋषभ बोल रहे हो कि टीचर डायरेक्टली बोल रहे हो, ये जो आप बोल रहे हो सुनने में बहुत बच्चों को बहुत आसान लग रहा होगा। ये इतना एक पर्सनल लेवल में, एक बच्चे के लेवल में देखो ना, बहुत बच्चे इसको इतना इजीली नहीं ले पाते, वो क्लास में डाउट्स नहीं पूछते, या बस एक जितना इजीली आप इसको बोल रहे हैं इतना इजीली बच्चे लेते नहीं इसको। यही एक नतीजा होता है कि बच्चे IIT क्लियर नहीं कर पाते। हर कंसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ता है तभी IIT क्लियर होती है। IIT एक टॉप पर प्रेफरेंस रखते हैं बच्चे, लेकिन फिर अगर उनको कोई डाउट है क्लास में वो पूछेंगे नहीं, शाय है थोड़े से, मैं थोड़ा सा शाय हूँ, मैं सर से पूछा नहीं, मैं बाद में पूछूंगा, अलग से जाके पूछूंगा, फिर वो भी नहीं पूछ पाते, तो फिर तो बच्चों का नहीं हो पाता है। थोड़ा कॉन्फिडेंस आना पड़ता है बच्चों में कि मेरे को तो ये पूछना है सर से, अगर मेरे को डाउट है तो उसी क्लास में पूछूंगा, वरना अगली क्लास में मिस हो जाएगा, इतनी ज़्यादा बच्चों की भीड़ में मैं पूछ नहीं पाऊंगा। तो ये तो बच्चों को खुद ही देखना होगा। आज की डेट में प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा दिक्कत बता रहा है। बच्चे डिले करते हैं कि अच्छा 2 घंटे बात कर लूँगा, 10 मिनट बात कर लूँगा, कल कर लूँगा। इसको डील करने के लिए आपके पास कोई सोल्यूशन है? इसको डील करके मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट इतने से इतने पार्ट में करना है तो ये करना है। इसके टाइम टेबल, मेरे ख्याल से टाइम टेबल सबको बनाना होगा, टाइम टेबल बना लेंगे, उसको देख लेंगे, चिपका लेंगे, लेकिन फॉलो करने की बात आती है 90% से ज़्यादा बच्चे फॉलो नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तो उस पर कोई वैसे मैं पर्सनली बताऊँ तो आई नेवर हैड अ टाइम टेबल। मेरे पास टाइम स्लॉट्स थे कि मेरे को 3 से 5 पढ़ना है, 7 से 9 पढ़ना है, मेरे पास सिर्फ टाइम स्लॉट्स थे। तो मैं उन स्लॉट्स में मेरे को क्या करना है वो मेरी अपनी मर्जी। मैं चाहूँ तो प्रीवियस पेपर सॉल्व करूँ, मैं चाहूँ तो फिजिक्स करूँ, केमिस्ट्री करूँ, मैं कुछ भी करता है, मेरे पास टाइम स्लॉट्स थे। तो मेरा जो एक हक था कि आई हैव ऑलवेज अ चेंज। मेरे पास ऐसा नहीं था कि 3 से 5 में खाली मैथ्स करनी है, 7 से 9 में खाली फिजिक्स करनी है, ऐसा कभी नहीं था।
एक जो चीज़ मैं अपने एंड में ये देना चाहूँगा कि हमेशा कोई एक स्लॉट फिक्स करो, उसको टाइम फिक्स मत करो कि इस टाइम पे मैं ये कर रहा हूँ, एक ही मैं काम करूँ, और उसको हमेशा वेरी करते रहो। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मैं क्या करता था, हफ्ते में सिर्फ 27 या 26 डेज का बनाता था। अगर कभी भी टाइम टेबल बनाना हो भी तो 27 या 26 डेज का बना दिया कि मेरे को इतने दिन में ये करना है, और बाकी 4 या 5 दिन मैंने फ्री छोड़ दिए कि ये दिन ऐसे हैं कि इसमें मैं जो चाहे वो करूँ। अगर मेरे 25-26 दिनों में मेरे को ये नहीं हो पाया है टॉपिक, तो मैं वो 4 दिन बाकी के बैकअप है मेरे लिए, तो मैं उसमें कंप्लीट करूँगा कि अगर जो बच्चे नहीं कर पाते तो उनके लिए एक अच्छा वे है ये करने का। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था, और व्हाट डू यू थिंक ऑफ फ्रेंड सर्कल प्लेज अ रोल, मतलब फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड सर्कल। मेरा 12th में तो बहुत कम ही बच्चे थे क्लास में। एक्चुअली मेरे स्कूल में साइंस सेक्शन में बहुत ज़्यादा कम बच्चे थे, तो ज़्यादा फ्रेंड्स तो थे नहीं 12th में, लेकिन कोचिंग में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे मेरे। कोचिंग में गया मैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे। बहुत स्टूडेंट्स हमारे फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो हमें भी ज़्यादा मोटिवेट करें। जैसे वो अच्छे नंबर ला रहे हैं तो वो हमें भी कहे कि तू भी अच्छे नंबर ला, ये कर, ऐसे तेरे अच्छे नंबर आ सकते, तू यहाँ जा वहाँ जा। ये सब, ये नहीं कि वो खुद भी बोले कि मैं तो नहीं कर रहा, तू भी मत कर, मेरे साथ बाद में देखेंगे, ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं होना चाहिए। तो जैसे मेरा कोचिंग का फ्रेंड सर्कल तो बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त जो है वो मेरे साथ ही मेरी ब्रांच में है, NSUT में, साथ में ही पढ़े थे और साथ में ही NSUT में, साथ में एक ही ब्रांच में, दोनों। तो अच्छा रहता है फ्रेंड सर्कल हो ना, तो हम शेयर कर सकते हैं कोई भी चीज़, हमें कुछ समझ नहीं आया पूछ सकते हैं, कुछ बात हो तो शेयर कर सकते हैं, सब कुछ चाहिए होता है फ्रेंड सर्कल, इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे जब पेपर आप देते हो कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें टीचर्स बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस करो, बट आई थिंक एक बच्चे के लेवल पे सेल्फ एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। एक बच्चा अपनी गलती खुद नहीं निकालेगा, लेकिन फिर भी बोला जाता है सेल्फ एनालिसिस करो। तो सेल्फ एनालिसिस का एक्चुअल मीनिंग, व्हाट कैन बी द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेल्फ एनालिसिस? सेल्फ एनालिसिस इन द सेंस कि बच्चे अपनी गलती को खुद समझे। वो ये नहीं देखे कि मेरा ये गलत हो गया तो सैड ना हो कि मेरा ये गलत हो गया, पहले वो अपनी मिस्टेक को देखे वहाँ पर जाके कि उसने मिस्टेक की है, तो वो उसका कौन सा कंसेप्ट थोड़ा खराब है कि उसने मिस्टेक की है। और मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प की थी NTA का जो ऐप आता है मॉक टेस्ट वाला, जिसमें 60, 80 मॉक टेस्ट है, अभ्यास NTA अभ्यास टेस्ट। तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की थी उसने, क्योंकि मेरा एक टेस्ट में गलत हो गया तो वो गलत मेरे जो क्वेश्चन है वो दिखा देता था और उसके सॉल्यूशन भी दिखाता था मुझे, तो मैं समझ जाता था मैंने यहाँ पर गलती की है, यहाँ पर नहीं की है, तो ईजी हो जाता था मेरे लिए। ऐसे बच्चों को भी करना चाहिए। लास्ट में जाके बस पेपर में रियलाइज़ ना हो कि मैंने ये गलती कर दी, फिर वो तो एंड हो गया सब कुछ। तो पेपर से पहले जितनी गलती कर दे, सारे टेस्ट वेस्ट दे, सब कुछ गलती जो करनी है पहले ही कर दे, कंसेप्ट जो खराब है पहले ही सही कर दे उसे, तो ये सही हो जाएगा। इस एज में टीनेजर्स के अंदर कुछ इंटरनल इमोशंस भी उठे होते हैं, इसमें वो अपोजिट जेंडर की ओर थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहे हो। नहीं, इस एज में तो इस एज दूर रहना चाहिए थोड़ा सा। थोड़ा सा एकदम एक दूर है। स्ट्रिक्ट मेंटालिटी। कॉलेज में बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, JEE के टाइम पे थोड़ी तो फिर रहना चाहिए। अच्छा, so Rishabh, list some things which our students can adapt from you and list some things which our students should not adapt from you. ऐसी कुछ चीज़ें जो हमारे स्टूडेंट्स को आपसे अडाप्ट करनी चाहिए और ऐसी कुछ चीज़ें जो हमारे स्टूडेंट्स को आपसे अडाप्ट नहीं करनी चाहिए। कॉन्फिडेंस अडेप्ट करना चाहिए। जैसे अभी मैं तुम्हारी मीट पे बोल रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, शायद बहुत सारे बच्चे देखेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो तुम अपनी कोचिंग में सर से पूछ नहीं पाओगे, टीचर से कुछ पूछ नहीं पाओगे, डायरेक्ट कभी स्टेज पे जाना हो तब भी कुछ नहीं पूछ पाओगे। मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, ईजिली बोल रहा हूँ सब कुछ एज अ फ्रेंड। बाद में नहीं सोचा कि बाद में लोग क्या बोल देंगे, कुछ नहीं सोचा, पहले जो मन में आया बोल दिया। तो ये कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, ये बच्चे अडेप्ट करें तो अच्छा है। एक चीज़ और जो वो अडेप्ट नहीं करना चाहिए वो तो मैं क्या ही बोलूँ, क्या नहीं अडेप्ट करना चाहिए। कुछ नहीं है, मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट हूँ सबकी तरह। जो अडेप्ट करना चाहिए वो कॉन्फिडेंस है, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान रखा है, बस वही। वन पार्टिंग एडवाइस फॉर एवरीवन जो हम सब देख रहे हैं, एक लास्ट एडवाइस तो यही है कि टाइम मैनेज करो, और ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है तो उसकी ज़्यादा टेंशन ना लो। ऑनलाइन में वैसे बच्चों को ज़्यादा समझ में कुछ आता है नहीं, हमारे भी कॉलेज में भी यही हाल है, और कोचिंग के टाइम पे तो और ज़्यादा बुरा होगा क्योंकि वो थोड़े हार्ड होती है, कुछ ज़्यादा समझ में आता है नहीं। जितना समझ में आए तो वो ऑनलाइन जो वीडियोस है वो देखो,
और आईआईटी के लिए जो सिर्फ आईआईटी देख रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आईआईटी से अच्छे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं और आईआईटी के लेवल पे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तुम आईएसआई आईआईएससी बैंगलोर में भी जा सकते हो। लास्ट वीक शायद मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि आईआईएससी जो है वो टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स में आया हो पूरे एशिया में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें दूसरे कॉलेजेस में भी जाना चाहिए, वहाँ पे भी। इनफैक्ट जो आईएसआई के जो पिछले साल लास्ट 2 ईयर में जो जितने बच्चों ने वहाँ पर भरा था फॉर्म आईएसआई में जाने का, वो हम 250 से भी कम थे। तो बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में कि ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो आईआईटी से भी अच्छे हैं। इनफैक्ट आईएसआई का जो प्लेसमेंट का जो एवरेज पैकेज रहता है वो 35 lakhs पर एनम है। किसी आईआईटी का इतना पैकेज नहीं होता है, 35 lakhs पर एनम, और उसकी प्लेसमेंट परसेंटेज भी 100% है। वहाँ पर जो बच्चा होता है हर कोई प्लेस होता है। तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, दूसरे कॉलेजेस में भी ट्राई करना चाहिए। आईआईटी बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ पर भी जाना चाहिए, लेकिन बाकी कॉलेजेस के भी तुम्हें ऑप्शंस रखने चाहिए। तो मेरे को इधर भी जाना चाहिए, बिट्स प्लानिंग में जाना चाहिए, बिट्स के सारे कॉलेजेस में, एनआईटी है, IIIT, NSUT, DTU, इन सब कॉलेजेस में भी जाओ। सिर्फ आईआईटी का सोचोगे और फिर नहीं हुआ तो बाद में सैड फील करोगे, तो फिर वो तुम्हारे लिए होगा। थैंक यू सो मच ऋषभ फॉर कमिंग इन माई शो। इट इज़ माई फर्स्ट पॉडकास्ट और आप मेरे पहले गेस्ट हो। थैंक यू सो मच। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत सारी एडवाइस गेन करें और बहुत सारा नॉलेज जो आपसे ले सकते हैं हम सब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। Thank you. It was my great pleasure to join you. Thank you. Thanks a lot. See you soon, buddy. Thank you. See you soon.